सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। विनीता देवजनी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और एंड करेंगे उसको, जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि भाई रिएक्शन मैकेनिज्म कोई छोटी मोटी चीज़ है नहीं, अपने में खुद में एक बहुत बड़ी केमिस्ट्री है वो। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे भी, और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को आज एंड किया जाए। अगर कुछ बचेगा तो कोशिश करेंगे कि आगे, अदरवाइज तो उम्मीद यही कि इसको मैं आज ख़त्म करूँगा, है ना, ख़त्म करूँगा इसको। आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा। चलिए, अभी तक आ चुके हैं बहुत सारे लोग, आ जाने दीजिए। अभी शुरुआत मैं करता हूँ। कहाँ पर थे हम? अभी अपनी पीडीएफ निकालने, जरा पहुँचते हैं वहीं पर। हाँ, चलो। पंद्रह लोग हो चुके हैं, आइए धीरे धीरे पहुँचिए। कविता आ चुकी है, उषा आ चुकी है, सभी को एक बार वेरी वेरी गुड इवनिंग। मेरी शायद वॉइस आ रही होगी, वॉइस मेरी क्लियर है? बताइएगा, वॉइस क्लियर है? कविता, वॉइस क्लियर है? ठीक, जी ठीक है लुबना, अभी बात करते हैं, बस 2-3 मिनट का समय और दीजिए। ठीक, मैं अपनी स्क्रीन आपको शेयर करता हूं और आगे बढ़ता हूं आज क्लास में। हम लोगों ने नाइट्रीन पे ला करके दी एंड कर दिया था, कार्बीन भी आपको बता दिया, नाइट्रीन भी बता दिया। इसके बाद एक टॉपिक और बचा है जिसका मैं आपको डिस्कशन कर दूं। जैसे कि नाम बता देता हूं, बाकी इसमें बताना कुछ नहीं है। एक टॉपिक था बेंजाइन। बेंजाइन मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया कि बेंजाइन क्या है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, ये सब चीज़ें मैंने बताई थी आपको, है ना। नाम ध्यान रखिएगा, इसको बीच में डिस्कशन किया जाएगा जब इसका नंबर आएगा, है ना। बेंजाइन को भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, इस टॉपिक को। और कोई ऐसी बात भी नहीं है, बेंजाइन कोई बहुत ऐसी खास चीज़ नहीं है कि पता लगा आप परेशान हो जाए। बेंजाइन में बस खास बात यही होती है कि हाइब्रिडाइजेशन का एक ऐसा कंसेप्ट होता है, लगता कुछ और है, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। यही खास बात बेंजाइन की है। बाकी आप बेंजाइन के लिए परेशान ऐसे ना होइएगा। जैसे कि अगर मैं आपसे बात ये कहता हूँ कि बेंजाइन में अगर स्ट्रक्चर देखें तो आप ट्रिपल बॉन्ड देख ही लेंगे इसमें साइड में, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड में जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है वो पी ऑर्बिटल्स के उन लोब से होती है जो बॉन्डिंग में या हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है बेंजाइन में, ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। और बेंजाइन के जो पोलर ओवरलैपिंग बोलते हैं, मतलब इसे बोल सकते हैं पोलर, जो साइड पोल का मतलब यहाँ पोलर चार्ज से नहीं है। जैसे मैं अगर डायग्राम से भी बताऊं आपको, मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है और डायग्राम से ही बताने की कोशिश करूं तो मैं कह सकता हूं कि जैसे सिंपली मैंने बेंजाइन ये बनाया, अभी मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, आइडिया दिए चल रहा हूँ। ये मैंने बेंजाइन बनाया इस तरीके से। तो इस बेंजाइन में खास बात ये होती है कि ये एरोमेटिक पाई बॉन्ड तो आपको अंदर दिखेंगे ही दिखेंगे, लेकिन जो ये वाला हिस्सा है इसको मैं अगर दोबारा ड्रॉ करूं तो दोबारा इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं कि यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे करके मैं, ये पुअर ओवरलैपिंग से बॉन्ड दिखता है, ये पुअर होती है बहुत।
ये साइड मतलब पोल्स पे जो होती है वो पुअर होती है, पुअर ओवरलैपिंग हो जाती है, ये बात ध्यान दीजिएगा। इसी वजह से ऐसा होता है इसके अंदर। तो बेंजाइन मॉलिक्यूल के अंदर हमेशा sp2, सभी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, कोई हाइब्रिडाइजेशन नई इसमें नहीं है। फिर भी आप ये जान लें कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि बेंजाइन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी, तो आंसर sp2 आएगा, है ना, sp नहीं आएगा, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। बस इतनी बात मुझे यहाँ बतानी थी, खास कोई बात इसमें है नहीं। चलिए आ जाते हैं, इसके बाद इलेक्ट्रोफाइल बचा है और न्यूक्लियोफाइल बचा है, उनको डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिरकार ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल होते क्या है। पता है आपको, मुझे ये भी पता है कि आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की जानकारी है। फिलहाल मेरा काम है बताना और पढ़ाना, मैं पढ़ाऊंगा और आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, ये उम्मीद करता हूँ। हेलो, हेमराज जी बोलिए जल्दी से। हाँ सर, गुड गुड इवनिंग सर। जी बोलिए। हाँ सर, जैसे ये अब हमारे नाइट्रीन्स और बेंजेन्स हैं सर, इनमें हमारे सिलेबस में सर इसमें वो दिया रीजनरेशन और स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी दिया है सर, मतलब तो मैं थोड़ा। नाइट्रीन की रिएक्टिविटी तो मैंने अब आपको कल, मैंने अगर वीडियो सुनेंगे तो बताया होगा कि कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है। ठीक है, बेंजाइन की मैं आपको बता दूंगा कि इसमें नाइट्रीन में वो सॉरी इसमें कार्बिन की भी रिएक्टिविटी मैंने ऊपर बताई है, अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनिए। हाँ बेंजाइन नहीं बताया, वो बता दूंगा। सर, मतलब इसमें वो रिएक्शंस ज्यादातर इन्वॉल्व हो रही सर, जैसे कौन सी रिएक्शन, प्रोडक्ट। एक रिएक्शन बताइए कोई। नहीं सर, ये जैसे ये इनको बनाने की रिएक्शंस और इनसे होने वाली जो रिएक्शंस है उनको ज्यादा से ज्यादा सर नहीं मतलब देखिए, डिस्क्राइब रुक करना। जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुकिए। ये रिएक्शंस मैंने सब नाइट्रीन कार्बिन की बताई हैं भाई, इतनी रिएक्शन है और ज्यादा इसमें नहीं है, मतलब और है नहीं तो मैं कैसे कहाँ से लाऊं ये अच्छा सर। रिएक्शन। हाँ मतलब जो रिएक्शन मैंने बताई ऐसा नहीं, देखो आपको रिएक्शन स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, जहां जहां मैंने ये भी लिखा है कि नाइट्रीन का फॉर्मेशन कहाँ हो सकता है वो मैं देता जा रहा हूँ, मतलब आपका ध्यान है मुझे, आप बेफिक्र रहिए। जो चीज है, जैसे कार्बिन कहाँ बनेगा, मैंने कार्बिन की भी रिएक्शंस को इन्वॉल्व करते हुए किया है कि कार्बिन कहाँ कहाँ बन सकता है, पॉसिबिलिटी उनके नाम भी लिखे रिएक्शंस के। देखिए रीमर हाँ टीमन सर। में हो सकता है, कार्बोलेमिन में हो सकता है, एडिशन ऑफ एल हाँ कार्बिन टू एल्कीन हो सकता है। जो रिएक्शंस इन्वॉल्व हो रही हैं उनको मैं दे रहा हूं। अगर आपको कोई रिएक्शन ऐसी दिख जाए कि सर ये वाली आपने नहीं बताई तो मुझे बता दीजिए, वो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि वो रिएक्शंस है। बेंजाइन ठीक है। मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, बेंजाइन का मैं पर्टिकुलर बता हाँ दूंगा क्योंकि बेंजाइन मुझे पूरा आपको बताना है। ठीक है, हाँ सर। बेंजाइन। ठीक ओके है, सर। थैंक यू सर। चलिए अब हेडिंग हमारा बन जाता है न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। देखिए जैसे कि अभी इन्होंने, सर ने टोका है, तो बेंजाइन को अगर मैं चाहूँ तो 2 मिनट का काम है, बेंजाइन का भी काम खत्म कर दूं, नहीं सर कहेंगे पता नहीं सर ने मेरा बेंजाइन जो है वो नहीं कराया, तो चलिए बेंजाइन छेड़ दिया है तो बेंजाइन को निपटा ही देता हूँ। 2 मिनट का काम ये भी है, बहुत ज़्यादा काम नहीं है कि आखिरकार बेंजाइन कहाँ से आई, ये आपको बता दे रहा हूँ। चलिए हेडिंग पलटता हूँ थोड़ा सा, इनकी भी तमन्ना पूरी रहे, इनको ये ना लगे कि टॉपिक छोड़ा है सर ने कहीं से कहीं तक। चले यहाँ पर हेडिंग बना लेता हूँ बेंजाइन। ठीक है, बेंजाइन ये मैंने हेडिंग बना लिया। इस बेंजाइन में खास बात ये होती है कि इसका स्ट्रक्चर में आपको बॉन्ड दिखेगा, ऐसे बॉन्ड दिखेगा, इसकी ओवरलैपिंग आपको ऐसे दिखेगी, यहाँ पुअर ओवरलैपिंग में दिखाई दे रहा हूं, इसको पुअर ओवरलैपिंग लिख देता हूं, पुअर ओवरलैपिंग लिख देता हूं। इसके अंदर sp आपको दिखाई दे रहा होगा कि भाई sp2 मतलब साइड वाइज ऑर्बिटल sp2 ओवरलैप कर रही है, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान देनी। बाकी आपको पता ही है कि बेंजाइन मॉलिक्यूल में जो साइड वाइज ओवरलैपिंग है वो sp2 ऑर्बिटल की है, तो यहाँ लिख देता हूँ साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ, बाकी तो sp दिखाई दे ही रहा होगा।
साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ sp2 ऑर्बिटल, मतलब sp दिखाई देगा लेकिन sp होगा नहीं, इस बात से भी बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। पता लगा बोले सर ने तो sp लिखाया ही नहीं, जबकि इसमें sp होगा। अब आपको मैं सिंपल सा ही बताना चाहूँ कि जो बेंजाइन है, बेंजाइन का जो फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से पॉसिबल है ना, वो भी आपको बताया चलता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं क्लोरोबेंजीन ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ये मैंने एग्जाम्पल लिया क्लोरोबेंजीन का, यहाँ पर क्लोरीन लगा लूँ और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा लूँ और दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इस पे अमोनिया ने अटैक किया, और अमोनिया का अटैक मैं कैसे दिखाऊंगा वो आप जरा ध्यान दो। अमोनिया का ये न्यूक्लियोफाइल NH2 नेगेटिव अटैक करेगा। अगर ये इस पे अटैक करता है, ये अल्फा जीरो, ये अल्फा पोजीशन पर अटैक करता है, तो या इसके ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करता है, तो ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, और ये वाला बॉन्ड जब इधर मूव करेगा तो इसके ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव साइन जनरेट हो जाएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। तो जैसे मैं इस कंडीशन को दिखाने की कोशिश करूंगा तो आपको बेंजाइन दिखने लगेगा, इस तरीके से ये बेंजाइन दिखाऊंगा मैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर बेंजाइन, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये बेंजाइन का है। अगर इसी मॉलिक्यूल पर मैं फिर दोबारा ये एमीन का न्यूक्लियोफाइल, अमोनिया का न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराता हूं, अमोनिया से आया होगा, तो कंडीशन दो पॉसिबल हो सकती हैं। कंडीशन दो पॉसिबल हो सकती हैं। एक तो पॉसिबल ये हो सकती कि ये पोजीशन और ये पोजीशन नीचे वाली, ये जहां डॉट रख रहा हूं, ऊपर वाली डॉट रख रहा हूं, ये दोनों पोजीशन सेम है, तो इसका मतलब है दोनों पर कहीं पर भी जुड़ सकता है, दोनों कंडीशन पॉसिबल हैं। यानी कि रेजोनेंस की वजह से दोनों कंडीशन पॉसिबल हो सकती हैं। अगर यहाँ जोड़ना चाहूँ, है ना, जैसे यहाँ जोड़ोगे तो बॉन्ड हटाओगे आप, तो मैं ऊपर जोड़ देता हूँ, इस तरीके से यहाँ जोड़ देता हूँ, ये भी संभावना है ना, ये इस पे आप कर लीजिए। और चाहो तो ये पॉजिटिव न लगा करके, जैसे मैं दिखाऊं कि डॉट बना दूं कि भाई यहाँ जोड़ लो, आप डॉट बना देता हूँ। पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ना समझ लेना। और यहाँ पर दूसरी कंडीशन ये है कि ये भी जोड़ा जा सकता है, ये भी संभावना है कि मैं यहाँ पर भी जोड़ दूं, दोनों कंडीशन पॉसिबल है, ठीक है। तो लेकिन ये एक्चुअल कंडीशन यही है, ये बेंजाइन से जुड़ने वाली कंडीशन यही है, ये कंडीशन नहीं है, क्योंकि कारण ये है कि क्लोरीन वहीं से छोड़ करके गया है, इसीलिए वहीं जोड़ना चाहिए, वो चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इसको चाहे आप स्टार बना लो, चाहे डॉट बना लो, जो चाहे तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको भी डॉट बना दो, पोजीशन का आपको ध्यान रहेगा। और दूसरी चीज आपको एक चीज और भी बता देता हूं कि अगर कहीं पर भी बेंजाइन में जोड़ना है, तो अगर एक एग्जांपल और ले लेता हूं, रिएक्शन भी सर की तमन्ना भी पूरी हो जाएगी कि सर ऐसा कैसे हो जाएगा, वो भी आपको दिखाता हूं। जैसे कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं बेंजाइन का एक ऐसा मॉलिक्यूल ले लेता हूं, ये कंपाउंड है, इसका नाम बताएंगे कोई लोग? ये बेंजाइन इंटरमीडिएट है, फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये टॉलिन जैसा कंपाउंड मैंने बनाया और इसी का मैं इंटरमीडिएट ऐसे बना देता हूँ, ये बेंजाइन इंटरमीडिएट है। इस पे भी अगर मैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराऊंगा, अगर मैं इस पे भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराऊंगा, तो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन या तो अटैक यहाँ होगा या अटैक यहाँ होगा, जहां पर मैं डॉट स्टार बना रहा हूँ, यहाँ पर अटैक या फिर यहाँ पर अटैक होगा। दो कंडीशंस पॉसिबल हैं, तो दोनों कंडीशन से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, संभावनाएं आपको दिखाई देंगी। यानी आप ऐसे भी कर सकते हो, चलिए ये भी कर सकते हो कि यहाँ दिखाओ, यहाँ दिखाओ, ऊपर अपना मिथाइल फिट रखो, यहाँ पर मिथाइल फिट रखो आप, और एक पोजीशन आप NH2 की यहाँ दिखा दो, है ना, पैराटोलिडीन बन जाता है। और दूसरा पोजीशन आप मेटा पे लगा सकते हो, ये मेटाटोलिडीन बन जाता है, ये CH3 हो गया और ये NH2 हो गया। तो दोनों कंडीशन पॉसिबल है, ऐसे भी आप दिखा सकते हो। मतलब ऐसी ही रिएक्शंस की संभावना है। मतलब बेंजाइन में जब भी आप अटैक कराओगे तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा करके आप चेक कर सकते हो। अब आप कहो कि नहीं साहब एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ जिसमें फ्यूरॉन अटैक कर जाए, तो एक अजीब सा एग्जाम्पल ले लो भाई, चलो सबकी तमन्ना पूरी रहे, थोड़ा सा इंडिकेशन मिल जाएगा। ये मैंने बेंजाइन ले लिया, अब बेंजाइन पे करा देता हूँ फ्यूरॉन का अटैक, फ्यूरॉन मॉलिक्यूल ये मैंने फ्यूरॉन ले लिया। अब फ्यूरॉन आपको पता ही है, इस तरीके का फ्यूरॉन मॉलिक्यूल होता ही है। अब अगर फ्यूरॉन अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर रोटेट करेगा
और अगर मैं देखूं तो पोजीशन ये वाला ही तो अटैक करेगा यहाँ पर, तभी तो संभावना है, यही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है यहाँ पर। तो नया जो प्रोडक्ट बनने के चांस मुझे दिखाई देंगे, अगर कहीं पर कोई चीज़ लगे तो आप बताइएगा, ये मुझे दिखाई देंगे। मैं पूरा हेक्सागन ऐसे ही बनाऊंगा, कुछ नहीं चेंज करूंगा, लेकिन हाँ बीच में इसको जोड़ दूंगा और ये बॉन्ड में इधर रोटेट करूंगा, क्योंकि जब ये इधर जाएगा तो ये इसकी जाने की पॉसिबिलिटी फिर इधर आ जाएगी। इस तरीके का कंपाउंड बनेगा। नाम अगर बताना चाहो तो बता सकते हो 1,4 है ना, 1,4 नंबरिंग डाल देता हूँ, 1 2 3 4, 1,4 हो गया। और 1,4 इपॉक्सी ग्रुप लगा है तो 1,4 इपॉक्सी रख दीजिए इसका नाम, ठीक। और 1 यहाँ पर नंबरिंग अगर देना चाहो तो वो भी दे सकते हो, 1,4 डाईहाइड्रो नेफ्थलीन हो ही गया, 1,4 डाईहाइड्रो नेफ्थलीन आप इसे बोल सकते हो, क्योंकि नेफ्थलीन का डेरिवेटिव है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, इस तरीके की रिएक्शंस भी संभावनाएं हैं, कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसी रिएक्शंस आगे भी जब आएगी मैकेनिज्म तो बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ लेते हैं आगे। हेडिंग बना रहा था मैं इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, उन्हीं को आगे कंटिन्यू करूंगा। हेडिंग बना रहा हूं इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ हेडिंग बना देता हूं इलेक्ट्रोफाइल एंड, चलो पहले इलेक्ट्रोफाइल ही बना देता हूं। इलेक्ट्रोफाइल, देखिए जो इलेक्ट्रोफाइल हैं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बोले जाते हैं, यानी कि यहां पर मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बोले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज ये बोले जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। नाम ही जैसा कि जनरेट हुआ, ये सब बातें आपको पता होंगी, ये मत कह देना ये मुझे पता है छोड़ दीजिए। इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन, और डेफिशिएंसी यानी फाइल जो आया है वो डेफिशिएंसी है। फिलस से जनरेट होता है, और फिलस का मतलब होता है लवर, यानी ये इलेक्ट्रॉन लवर है। तो सिंपल सी बात है, जहां पर अटैकिंग, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी ये वहीं पर अटैक करेंगे। इलेक्ट्रॉन के ये मान के चलो भिखारी है ना, इलेक्ट्रॉन के भिखारी हैं, इन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो मैं सिंपल सा इन्हें इलेक्ट्रॉन का भिखारी नाम देता हूँ। इलेक्ट्रॉन के भिखारी हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऊपर लिखा भी है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट माने जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बताने की अब शायद मुझे जरूरत नहीं है कि ये होते क्या है। अब कुछ ऐसे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और चिल्लाते हैं आई लव यू, आई लव यू, मतलब बताएंगे, अपनी कमी को बताएंगे। कुछ लोग होते बताते नहीं, मतलब किसी के दिल में दर्द है वो नहीं बता रहा है, और किसी के दिल में दर्द है वो कपड़े फाड़े मजनू की तरह घूम रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल भी बेचारे दो तरीके के होते हैं। एक तो अगर किसी से लब हो गया तो बता नहीं रहे हैं, ठीक, दम घुटी जा रही, मरे जा रहे हैं, लेकिन जुबान पे नाम नहीं आ रहा है कि पापा हमारा मामला वहां सेट है, जरा वहीं करा देते शादी तो ठीक रहता। लेकिन कुछ ऐसे हैं कपड़ा फाड़ के ही घुस गए। तो देखो दो तरीके के कैंडिडेट हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है ना, दिखाए घर में घुसे कपड़े फाड़े हुए, पापा समझ गए कि लौंडा गड़बड़ा गया है। हाँ, तो ये ध्यान दीजिएगा, बस यूं ही बोलता हूँ, हंसिएगा नहीं, है ना, पता लगा आप सोचोगे अनुसार क्या कर रहे हैं यार। और एक होता है न्यूट्रल, एक होते हैं न्यूट्रल, ये बेचारे लेटे हुए हैं, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, खाना नहीं खा रहे हैं, चाय नहीं पी रहे हैं, पापा का बेटा क्या बात, पापा कुछ नहीं बस यूं ही। तो ये न्यूट्रल है, किसी से कोई बात नहीं कर रहे हैं, मतलब बेचारे समस्या में है कि क्या करूं क्या मैं, है ना। तो ये चीजें ध्यान देने वाली हैं, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ये अपनी कमी को पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये किसी साइन से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। कमी है लेकिन दिखाएंगे नहीं बेचारे। जैसे अगर जो कमी है दिखा रहे हैं वो कौन है, H पॉजिटिव है, आपको पता होना चाहिए, H3O पॉजिटिव, अपनी कमी दिखा रहे हैं, आए बोले पापा देखो बहुत मजबूर हूं मैं, फांसी लगा लूंगा नहीं तो। बोले नहीं, अरे बेटा ऐसी बातें ना करना, तुम बताओ जहां बताओगे वहां चलने को तैयार है, मजबूर है, पॉजिटिव साइन है, अपनी कमजोरी को दिखा रहे हैं। ये बहुत ही बेचारे गरीब हैं, मतलब अपनी कमी को दिखाने की कोई
जहमत नहीं उठा रहे हैं, AlCl3 है ना। इसी तरीके से आप और भी बता सकते हो, BF3 हैं, ऐसे ही FeCl3 हैं, एंड सो ऑन, जो आप बताओगे मान लूंगा। तो ऐसे करके ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, ये जनरली इलेक्ट्रोफाइल जो कंसीडर किए जाते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब ये लुईस एसिड माने जाते हैं, ये लुईस एसिड माने जाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज और भी आपको बतानी है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को देखते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल में जनरेशन होता कैसे, ये भी जान लो। जैसे कि मान लो हाँ, SO3H भी होता है। जैसे कि मान लो थोड़ी देर के लिए ये मैंने रिएक्शन पढ़ी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब पढ़ते हैं, ये मैंने रिएक्शन पढ़ी। इस रिएक्शन पर मैंने CH3Cl का अटैक कराया और एरो पे लिखा एनहाइड्रस AlCl3, एरो पे लिखा एनहाइड्रस AlCl3। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया यहाँ टॉलिन बनता है, CH3 बनता है और साथ में ही HCl निकल जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हुआ, ये AlCl3 जो था ये वीक बेचारा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल था, ये गया था किसके पास, CH3Cl के पास, और इस Cl को खींच लाया अपनी तरफ, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल था और उसने पड़ोसी को इलेक्ट्रोफाइल बना दिया। अब ये AlCl4 नेगेटिव हो गया और CH3 पर आ गया पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर रहा है। ठीक है, लिख सकते हो आप, कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ऐतराज नहीं है, मैंने जो लिख दिया। अब आप NH4 पॉजिटिव बढ़ा लो उसमें, ध्यान दीजिएगा। पानी पी लो थोड़ा सा। चलिए, अब यहां पर एक चीज और बताऊं कि अगर मान लो कहीं ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन, मैं थोड़ा हट के बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन जो है वो मान लेते हैं कि ये इथाइलिन पर एक्टिव, यानी इथाइलिन पर एक्ट करता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक अगर मुझे एडिशन कराना है, इलेक्ट्रोफिलिक अगर मुझे एडिशन कराना है तो मैं क्या करूंगा, ये बॉन्ड भेजूंगा और इसे बुला लूंगा। तो इस समय कंडीशन क्या होगी, यहां पर एरो पे लिख सकते हो आप, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन लिख सकते हो आप, यानी प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2, ये कार्बोकैटायन बन जाता है इस तरीके से, इथाइल कार्बोनियम आयन जनरेट हो जाता है। इसी तरीके से और भी जना बना सकते हो आप, जो चाहें तो बनाओ। अब मान लो ये इलेक्ट्रोफाइल AlCl3 है, इसने अमोनिया को देख लिया, अरे अमोनिया है, चलेगा ये मुस्कुराते हुए, क्योंकि इन्हें तो कटोरा इनके हाथ में रखा ही हुआ है, इन्हें तो तकलीफ होती नहीं। ये गए, इन्होंने अटैक करा दिया। तो अब ये कहे बोले भैया इलेक्ट्रॉन दे दो, तो अमोनिया बोली चलो आए हो तो ले लो, इलेक्ट्रॉन दे देगा। इनसे गया पॉजिटिव बना दो, इन पे आया नेगेटिव बना दो, लेकिन ये बॉन्ड से जुड़े रहेंगे, एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है, जिसे एडक्ट के नाम से आप जानते हो। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। इसी तरीके से आपने नोटिस किया होगा कि न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं, इसी तरीके से आपने नोटिस किया होगा न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल थे, वैसे ये न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लवर, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी शो करते हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी शो करते हैं। कुछ चीजें सुन भी लिया करो, उससे भी काम चलेगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि न्यूक्लियोफाइल का मतलब भी फिर वही हो जाता है। अब आप ये मत कहना सर ये भी मुझे पता था, न्यूक्लियो मीन्स होता है न्यूक्लियस, और यहां पर फिलस का मतलब फिर वही आ जाता है जो मैंने आपको लिखा, लवर हो जाता है। यानी ये न्यूक्लियस लवर हैं, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीसीज कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीसीज कहलाते हैं, स्पीसीज। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब
इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीसीज यहाँ भी दो तरीके के हैं। एक वो रईस जो रईस है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल भी दो तरीके के हुए भाई। एक रईस जो दिखाई ही नहीं दे रहा कि रईस, और एक कपड़े पहन के घूम रहा है, मान लिए ऑडी बता रहा मैं रईस हूं, तो वही चीज यहां पर भी है। कुछ न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव ये अपनी इलेक्ट्रॉन रिचेस मतलब रिचनेस को दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन मेरे पास ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन मेरे पास ज्यादा है, तो ये नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। और एक वही बेचारे गरीब न्यूट्रल, दिखाते ही नहीं, पहचानने में नहीं आ रहा है कि यार इनके पास करोड़ों रुपया है भी या नहीं है। तो ये चीज भी ध्यान दीजिएगा, है ना, ये चीज भी आपको ध्यान देनी चाहिए। तो यहाँ मैं थोड़ा सा इधर कर लूँ, न्यूक्लियोफाइल। तो अब ये नेगेटिव वाले कौन कौन से हुए? तो नेगेटिव वाले में तो आपको पता होना चाहिए, जिनके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाए वो सब नेगेटिव, जैसे मैंने अभी बनाए भी थे। NH2 नेगेटिव, ये हो गया एक। दूसरा आपने CN नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल का बड़ा फेमस नाम सुना होगा, ये भी एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल का नाम सुना होगा, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल आपका बड़ा अच्छा माना जाता है। इसी तरीके से RO नेगेटिव का नाम भी आपने सुना होगा, ये भी अच्छा माना जाता है। ये सब अच्छे हैं, ये सब न्यूक्लियोफाइल हैं, और वो भी नेगेटिव साइन रख रहे हैं, अपनी जो साही मतलब रिचनेस है उसको दिखाने की कोशिश भी करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अगर मान लीजिए कहीं पर भी आपको दिखाई दे जाए तो आप बना सकते हो। H नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, OH नेगेटिव सब बना दिए हैं रेनू ने। तो ये न्यूक्लियोफाइल ऐसे होते हैं जो अपनी इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी को दिखाते हैं। तो यहां पर आप बना सकते हो। तो ये बन गया आपका, यहाँ पर H नेगेटिव, यहाँ Cl नेगेटिव, यहाँ Br नेगेटिव, यहाँ पर आप OH नेगेटिव मैं लिख ही चुका हूँ। और कोई आपको याद हो बढ़ा दीजिए, बता दीजिएगा, मैं बढ़ा दूंगा। एल्कोक्सी ग्रुप बढ़ा दो, अच्छा बढ़ा दिया है। ऊपर चलिए न्यूट्रल में चले आइए। एक तो आपका ये ROR दिखाई ही दे रहा है, इन पे भी इलेक्ट्रोफाइल भाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। और एक ये हो गया। इसी तरीके से अगर मैं वाटर को देखता हूं तो ये वाटर भी हो गया हमारे पास में, ये वाटर भी बन गया, तो ये भी ध्यान दीजिए। तो ये सब न्यूट्रल है क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी है। अब जैसे अमोनिया है, अमोनिया अगर देखो तो इसके पास इलेक्ट्रॉन रिचनेस है। एमीन है, RNH2 है, इनके पास भी रिचनेस है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो इनको हम लोग न्यूट्रल में ले आते हैं जबकि साइन दिखाई नहीं दे रहा है। जितने भी होते हैं ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होने के लिए बाद भी इन्हें लुईस बेस के नाम से जाना जाता है। तो मैं यहां पर इनको लुईस बेस का नाम दिए दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आ जाइए आगे बढ़ लेते हैं। तो इसी में मैंने, अगर आपको याद होगा तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग बताया था जिसका नाम था हाइपर कॉन्जुगेशन, वो भी कंसीडर करता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं इसमें। देखिए एक टॉपिक छोटा सा था हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन, तो यहाँ ये हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हाइपर कॉन्जुगेशन, अब इस हाइपर कॉन्जुगेशन की अगर मैं बात करता हूं तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन जो है इसको एक नाम और दिया गया है, बेकर नाथन इफेक्ट। बेकर नाथन इफेक्ट बोला गया है, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोला गया है, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोला गया है। ठीक है, ये वर्ड इनको जन्मजात मिले हैं, बेकर नाथन ने डिस्कवर किया, तो बेकर नाथन नो बॉन्ड है और एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग हो रही है, तो इसे नाम दे दिया गया हाइपर कॉन्जुगेशन। मतलब कॉन्जुगेशन के बाद भी कोई कॉन्जुगेशन है वो भी, और एक नाम और दिया गया सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन बोल सकते हो। तो इसको मैं एक नाम और भी इसका लिख देता हूं, नहीं तो रह जाएगा। सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी इसे बोलते हैं, है ना, कॉन्जुगेशन भी इसको नाम दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट नाम है ये वाला, ठीक, पूछा जा सकता है, किसी भी हद तक जा सकते हैं ये लोग, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज और बताता हूं आपको कि ये आखिरकार होती क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन।
इसमें जो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है वो सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में होता है, यानी कि दोनों के बीच में मामला डिस्टरबेंस होता है। वो कैसे होगा, एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा। सभी को सादर प्रणाम। और एक आपको लास्ट वार्निंग में दे रहा हूं, अब आप इसे वार्निंग समझिएगा। सभी को, जो भी आप चैटिंग में बात करेंगे वो केवल मेरे से करेंगे, आपस में एक दूसरे पर कोई कमेंट नहीं करेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अदरवाइज मैं मजबूर हो जाऊंगा आपको ग्रुप से एग्जिट करने के लिए। ठीक है, कोई भी बीच में सिर्फ आप अपनी बात कहिए तो मुझसे कहिए। ठीक है, बीच में आप अपने आप को ये ना समझिए कि नहीं मैं किसी कोई जनरल चैटिंग के लिए मैं फिर ये क्लोज कर दूंगा, ये 100% श्योर है। जनरल चैटिंग आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अदरवाइज मैं प्राइवेट पर लगा दूंगा तो फिर एक दूसरे के आंसर भी आपको नहीं दिखाई देंगे। प्रवेश जी कोई बात नहीं, अनमोल वेरी वेरी गुड इवनिंग। अब देखिए, आप नोटिस करिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने ये कंडीशन आपको दिखाई है। तो ये यहाँ क्या आपको दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इस वाले बॉन्ड को यहाँ भेजूं, है एरो के लिए कलर दूसरा यूज कर लेता हूं, ये बॉन्ड यहां भेजूं, तो आपको पता होना चाहिए ये सिग्मा बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जा रहा है। तो नेक्स्ट स्टेज जो बनने के चांस हैं, वो क्या बनने के चांस हैं, देखो यहां पर मैं ऐसे बनाऊं, ठीक, यहां पर मैं ऐसे बनाऊं, इसको मैं ऐसे ही रखूं। बेचारा वो ये कुत्ता है जो घर से निकाल दिया गया लेकिन मालिक का बड़ा वफादार है, गेट पर बैठा हुआ है। इसकी सिचुएशन प्रोटॉन की वही है, जो H पॉजिटिव है, इसकी सिचुएशन भाई साहब बिल्कुल वही बन गई है जो मैं तुम्हें उदाहरण देकर के समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब ये कंडीशन है, यहां पर कौन सा साइन आ गया, ये नेगेटिव साइन आ गया, ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा। इन दोनों को मैं डार्क किए दे रहा हूं, एक तो ये बन गया बेचारा, गड़बड़ा गया। ऐसे आप तीनों हाइड्रोजन के रेजोनेंस संभावित हैं, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक बार ये हाइड्रोजन हटा लो तो दूसरी बार ये वाला भी हटा सकते हो। अब इसके आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो। ये ऐसे बन गया, ये नेगेटिव ही रहेगा। चलिए अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, CH2 नेगेटिव है ना, बैलेंस ही सेटिस्फाइड रखिएगा, 1 2 3 और ये आपका 4। चौथा स्ट्रक्चर अगर आप मैं दिखाना चाहूं तो पंकज जी, रेजोनेंस में नहीं होगा। दीक्षा, रेजोनेंस में सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन होता है, क्या आपने लिखा है, जब हाइपर कॉन्जुगेशन होता है तब ये कंडीशन पॉसिबल हो जाती है। तो यहां पर मैं लिख दूं H, यहां C, यहां पर H, और यहां पर मैं कह सकता हूं कि इसकी बॉन्डिंग दिखा दूं। ये एक टाइप की रेजोनेंस बोली जाती है, क्योंकि ये टाइप है, ये एग्जैक्ट वो चीज नहीं है जो चीज आप, इसलिए नो बॉन्ड रेजोनेंस, मतलब बॉन्ड भी नहीं है और रेजोनेंस शो हो रही है। तो आपको नोटिस करना चाहिए कि हाइड्रोजन आप कोई भी डीलोकलाइज सिग्मा का कर सकते हैं और सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में डीलोकलाइजेशन हो गया। तो ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन is the delocalization of the pi, delocalization of the electrons between sigma and pi bond। सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में डीलोकलाइजेशन हो जा रहा है। बॉन्डिंग कहाँ दिखाई दे रही है वो भी आपको स्ट्रक्चर के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा मैं। जैसे कि मान लीजिए, सपोज कर लेते हैं कि मैंने ये वाला कार्बन ले लिया जो सबसे कोने पर था, ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, मैं ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन लगाए भी दे रहा हूं, ये मैंने 2 हाइड्रोजन लगा दिए। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, जल्दीबाजी ना करिएगा नहीं तो दिक्कत आएगी। ये लास्ट वाला, ये बीच वाला हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये लास्ट वाला आपको दिखा रहा हूं, इसको मैं ऐसे दिखा दूं थोड़ा तिरछा, क्योंकि पी ऑर्बिटल बनानी है। इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं, ये मैंने सब आपको स्ट्रक्चर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, इसका एक हाइड्रोजन जो ऊपर लटक गया है इसको मैं इसमें दिखाता हूं कि भाई ये हाइड्रोजन इसका ये है, ठीक है। यहां पर इनकी पी ऑर्बिटल में ओवरलैप कराता हूं, ये मैं इसकी पी ऑर्बिटल बना देता हूं और ये मैं इसकी पी ऑर्बिटल बना देता हूं। भैया सब लोग ध्यान से देखिए, सही है। अब क्या मुझे दिखाना है कि इन ये दोनों, ये ऑर्बिटल है ना, इन दोनों में ओवरलैपिंग हो जाएगी, यानी तात्पर्य कि इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग दिखाऊं, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग दिखाऊं और इसकी ओवरलैपिंग इसके साथ भी दिखाऊं, क्योंकि आपको नोटिस करना पड़ेगा कि ये बॉन्ड नहीं है फिर भी एक दूसरे से कहीं ना कहीं अटैच है।
यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन अगर प्रोपीन की देखना पड़ेगी तो ये ओवरलैपिंग, अब मैंने दूर दूर बनाई है, अब आप सिर्फ मिला भी सकते हो, कुछ किताबों में हो सकता है ये डायग्राम ऐसे भी बने होंगे, तो उससे भी कोई परेशानी नहीं है, वो मैंने अपना बॉन्ड से रिप्रेजेंटेशन करने का मेरा अपना तरीका है। जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनते चले जाएंगे उतना ही मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। अब आप मुझे इतना बता सकते हो कि अगर मैं नंबर डाल दूं, यहां पर सपोज कर लेता हूं, इसे 1 2 3 कर लेता हूं, तो इसका मतलब हुआ हाइपर कॉन्जुगेशन जो दिखाई दी वो कार्बन नंबर 1 और 3 के बीच में दिखाई दी, यानी हाइड्रोजन जो एक्चुअल में जो बॉन्ड नहीं है, यानी कि ये वाला बॉन्ड तो हमें दिखाई है, तो केवल एक टेम्परेरी फर्जी बॉन्ड है। ये बॉन्ड जहां मेरी ये इरेजर चल रही है, ये बॉन्ड तो केवल एक इमेजिनरी बॉन्ड है जो होता नहीं है, इसीलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। इसका इसके साथ में ओवरलैपिंग होती नहीं है, फिर भी दिखाते हैं, इसीलिए इसको हमने नो बॉन्ड रेजोनेंस का नाम भी दिया हुआ है। अगर मान लीजिए सपोज कर लेते हैं जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे उतना ही मॉलिक्यूल, मैंने बोला है इसको हम लोग सैक्रिफाइस बॉन्डिंग भी बोलते हैं, यानी सैक्रिफिकेशन भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है। तो एक बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन लॉस हाइपर कॉन्जुगेशन में यानी दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोजन अपना सैक्रिफाइस कर रहा है, तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। ये चीज भी हमारे दिमाग में रहनी चाहिए कि ऐसा कोई वर्ड अगर एग्जामिनेशन में आ गया तो हमको नोट कर लेना चाहिए। तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हमें ये बताने में जरूर सफिशियंट हो जाते हैं कि जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हम किसी चीज के बना लेंगे, चाहे वो फ्री रेडिकल के हों चाहे वो कार्बोकैटायन के हों, वो उतनी स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। और ये हाइपर कॉन्जुगेशन में एक चीज और रहती है, ये हाइड्रोजन जाता नहीं है कहीं, ये हाइड्रोजन यहीं पर रहता है, ये हाइड्रोजन इसे छोड़कर नहीं जा सकता है, मतलब आयनिक कंडीशन पैदा नहीं हो सकती है। ये बात भी अपने दिमाग में फीड कर डालिए। अब दूसरी बात आपको बताऊं कि अगर आपसे स्टेबिलिटी पे बात आ जाए, यानी कि अगर मैं सैक्रिफाइस वाला वर्ड मैंने बोला है, ध्यान दीजिएगा, तो सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम भी बोल देते हैं, कभी कभी हाइपर कॉन्जुगेशन को एक टर्म दे देते हैं सैक्रिफिशियल, है ना, मैंने बोला अभी बीच में जो एक्सप्लेन किया, तो यहां सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन बोल सकते हैं। सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन हम यहां बोल सकते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म है, पेपर में अनमोल आ सकता है, दीक्षा जी ऊपर ध्यान दीजिएगा, ये टर्म आया भी है कहीं ना कहीं, इसीलिए ये उत्तराखंड में आ चुका है। अब मैं आपकी जनरल बात करता हूं, बोलिएगा नहीं, बस सुनिएगा, जब मैं कहूं कि बोलो तब बोलिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। ये मान लेता हूं मैं CH3 है, ये मान लेता हूं मैं CH3 है, ये मान लेता हूं मैं CH3 है। मैं जो पूछना चाहूंगा वहां पर पहुंचिएगा, एग्जाम्पल आपको खुद समझ में आ जाएगा। एक स्ट्रक्चर मैंने ये बना दिया, अब इसी का दूसरा भैया भी बना दे रहा हूं, अब ध्यान नहीं दे रहा हूं बॉन्डिंग पर, बना रहा हूं, बस इतना ध्यान रखना कि बॉन्डिंग कार्बन से ही होगी, कहीं मुकर जाओ बोले अनुसार आपको तो बॉन्ड ही नहीं बना मिल रहे, पढ़ाओगे क्या आप, ऐसे भी हो सकता है। तीसरा एग्जाम्पल मैं लाइन से बनाता चल रहा हूं, आप समझने की कोशिश करिएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। इसके बाद मैं एक काम ये कर लेता हूं, दोनों तरफ से इधर भी हाइड्रोजन उड़ा देता हूं, तो ऐसा कर लेता हूं, CH3 H कर लिया मैंने, फिर यहां C कर लिया। जी, पंकज जी ने बिल्कुल सही कहा कि बॉन्ड नहीं होता लेकिन फोर्स लगता रहता है। पंकज जी आप बिल्कुल सही वर्ड आपने यूज किया, मैंने नहीं किया लेकिन आपने किया, वेरी गुड, नाइस। तो ऐसा कर सकते हैं, स्ट्रक्चर नंबर हमें ये 1 दिखाई दे रहा है, ये 2 दिखाई, अभी नंबर डालूंगा लेकिन पहले मैं अपने तरीके से लिख लूं। अब मैं एक बार ये करता हूं, इसमें इथाइल भी जोड़ लेता हूं। चलिए भाई, CH3 हो गया, CH2 हो गया, ये हो गया, इधर मैं केवल CH3 ही रखता हूं और इधर दोनों तरफ मैं हाइड्रोजन ही लगा लेता हूं। मैं देखो बहुत सारे स्ट्रक्चर बदलने की कोशिश करूंगा, हो सकता है मेरे ही बदलने में कोई गड़बड़ी हो जाए, तो ध्यान दीजिएगा कि सर बता देना, सर टूक देना कि सर ऐसा हो गया, आपने यहाँ बनाना था यहाँ बना दिया। तो ये मैं ऐसे बना लेता हूँ, CH3 हो गया, उसके बाद यहाँ H लगा लेता हूँ, यहाँ पर C, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर फिर दोनों हाइड्रोजन लगा लेता हूँ, ऐसा कर लिया, और लास्ट में अपनी पुरानी कहानी रट लेता हूँ, एक बार इथाइल भी लगा देता हूँ, सीधा सीधा सिंपल सा लगा देता हूँ, मैं इथाइल लगा चुका हूँ, CH3 CH2, ओ हो, इथाइल इसके बाद लगाना था मुझे, इसे पहले लिखना पड़ा चाहिए था मेरे हिसाब से, चलो कोई बात नहीं, मैं मिटा लेता हूँ, मेरे पास में इरेजर है,
मैं इसके इधर उधर कर लेता हूँ बॉन्ड, इसमें मैं H लगा लेता हूँ और इसमें कर देता हूँ CH2 और CH3, नहीं ऑर्डर बिगड़ जाएगा ना। अच्छा, इसके बाद जो है लास्ट में ले लेता हूँ मैं क्या लूँ, लास्ट में एक अपना अकेला भैया ले लेता हूँ जो रहता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब मेरा जो क्वेश्चन है, अब सुनना और बोलने की परमिशन अब आपको है, बोल सकते हो आप। मेरा कहने का तात्पर्य, मैंने जो ऑर्डर लिखा है इसको मैं थोड़ा नीचे लिख दूं तो सब ऑर्डर आपको मुझे लगता है दिखाई देते रहेंगे पेज पर, है ना, दिखाई देते रहेंगे पेज पर। चलिए ये अब आपको दिखाई देगा, मुझे लग रहा पूरा पेज क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ऐसा नहीं कि पेज में कोई दिक्कत आए, पेज तो क्लियर दिख रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं, बताइए। चलिए, स्ट्रक्चर नंबर इसे मैंने 1 दिया, इसे स्ट्रक्चर नंबर 2 दिया, इसे स्ट्रक्चर नंबर 3 दिया, इसे स्ट्रक्चर नंबर 4 दिया, इसे स्ट्रक्चर नंबर 5 दिया, इसे स्ट्रक्चर नंबर 6। अब बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? यानी अगर मैं आपको ये कहूं इसमें हाइड्रोजन कहां कहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में, बता दीजिए। ठीक है, बिल्कुल 100% चौधरी जी, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। ये ऑर्डर में ही लगे हुए हैं, ये ऑर्डर में ही लगे हुए हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट आपने बोला है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो हाइड्रोजन है वो यहीं पर दिखाई दे रहे हैं भाई, इसके पास में है ये हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है ना, और यहां पर केवल इसके पास में है, यहां पर इनके पास में है, यहां पर इसके पास में है, यहां पर इसके पास में है, और यहां पर देखोगे तो ये वाले हाइड्रोजन की गिनती आएगी, है ना, ये वाले हाइड्रोजन आपको डॉट डार्क दिखाई दे रहे हैं, वहां कुछ है ही नहीं। तो सूरज को पता है 4-5 में डाउट है, सूरज अगर 4-5 में डाउट है तो मैं आपको बताए दे रहा हूँ, 4-5 का डाउट भी आपका क्लियर कर दे रहा हूँ, कंफ्यूजन बिल्कुल ना रह जाए आपके मन में, ठीक है। 4-5 का डाउट समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, यहाँ पर आपको केवल 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, यहाँ पर 5 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, यही आपके मन में चल रहा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको जनरली बता देता हूँ, जनरली आपको बता देता हूँ मुझसे, हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, ये इस 4-5 को इधर आना चाहिए था। मैं एक काम ये कर लेता हूँ, आपका डाउट बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है आपका डाउट, इसको मैं एच करूंगा, अदरवाइज ये यहाँ आ जाएगा, अदरवाइज ये यहाँ आ जाएगा। आज आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है, वो मैंने CH3 पे ध्यान नहीं दिया, ये इधर आ जाएगा। अगर उसको लिखोगे तो इधर लाना पड़ेगा, अब नहीं लाना पड़ेगा इधर, अब मैं इसे एज यूजुअल मान लेता हूँ, ठीक है। अब क्लियर हो गया, अब तो कोई डाउट नहीं है सूरज, अब तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है सूरज, अब तो कोई डाउट नहीं है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए अच्छी बात है, आप बिल्कुल देखिए, टीचर एक होता है उस पर हजारों आंखें होती हैं, तो वो अपना देखता है ना, मैं 2 आंखों से देखता हूँ, आप बहुत आंखों से देखते हो। अब मान लेते थोड़ी देर के लिए कि अगर मैंने ये हाइपर कॉन्जुगेशन में ये सब इन्वॉल्वमेंट किया, चलो अब कुछ बातें कर लेते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन पे, एकदम एंड नहीं करना है ना हाइपर कॉन्जुगेशन को। अब मैंने एक सबसे पहले अगर रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करता हूं, फ्री रेडिकल, जरा सुनना ध्यान से, फ्री रेडिकल का एक एग्जाम्पल लेकर के काम करता हूं, फ्री रेडिकल का एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, इथाइल फ्री रेडिकल ले लेता हूं, ठीक है पंकज जी, मैं ये इथाइल फ्री रेडिकल की बात कर लेता हूं, एक बार इनकी स्टेबिलिटी की बात कर। वैसे तो आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको फ्री रेडिकल का पता ही है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री जो कॉमन होता है वो पता है, लेकिन इथाइल फ्री रेडिकल अगर मैं देखता हूं तो ऐसे ही तो बनेगा, अगर इथाइल फ्री रेडिकल आप देखो तो ऐसे बनेगा। चलो बताना आप, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, ये ऐसे बना दूं, एक H ऐसे बना देता हूं, एक H ऐसे बना देता हूं, और यहाँ बना देता हूं फ्री रेडिकल। अब इसको अगर मैं कोशिश ये करूं कि स्टेबिलिटी कैसे दिखाऊं, तो मैं तो ये जानता हूं इतना कि इस बॉन्ड को अगर मैं इधर घुमाऊंगा तो ये फ्री रेडिकल वाला हाइड्रोजन, ये फ्री रेडिकल वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाएगा। अब आप बताना कि सर आपने गलत बनाया है कि सही बनाया है। ये मैंने फ्री रेडिकल बना दिया,
ये मैं डबल बॉन्ड कर देता हूँ, इन दोनों को आराम से एडजस्ट कर देता हूँ। इसके बाद फिर इसके वही रेजोनेंस पॉसिबल कर देता हूँ। कैसे करूं? इस पे दिखा दूं, इस पे दिखा दूं भैया, बताते रहो मुझे, मैं कमजोर आदमी हूं, मुझे ताकत नहीं है इतनी। ये ऐसे दिखा सकता हूं, संभावना है। अगर मैं चाहूं तो इसको एक और तरीका बचा है दूसरा, लास्ट वाला, वो ये ऐसे दिखा दूं, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये फ्री रेडिकल ऐसे। तो ऐसे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है इसको समझाने के लिए। तो अब आप ओवरऑल इतना बता सकते हो मुझे कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आपको ऐसे दिखाई दे रही है कि टर्सरी में मोर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन सकते हैं, सेकेंडरी में उससे कम बन सकते हैं, और टर्सरी प्राइमरी में सबसे कम बन सकते हैं। इसलिए वही कंडीशन सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कर जाएगी। इसीलिए हमेशा स्ट्रक्चर टर्सरी में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है। ठीक है, इसी तरीके से आप स्ट्रक्चर बना देंगे और बताएंगे कि सर या कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप समझा देंगे। इसी तरीके से कार्बोकैटायन में भी वही सिचुएशन है। चलिए एक कार्बोकैटायन का भी एग्जाम्पल ले लेता हूं, एक एक एग्जाम्पल लिए ले रहा हूं, तो बाकी आप समझदार हैं, मुझे समझाने की जरूरत है होगी नहीं। देखिए जैसे फ्री रेडिकल का था वैसे ही कार्बोकैटायन की बात आ जाती, कार्बोकैटायन की बात आ जाती। चलिए अब कार्बोकैटायन में मैं क्या कर लेता हूं, एक कार्बोकैटायन ले लेता हूं। तो एक कार्बोकैटायन में यही वाला ही ले ले रहा हूं, जिससे मैं एक पे चल रहा हूं, तो उसी एग्जाम्पल को कोशिश करता हूं। चलिए एक एग्जाम्पल मैं पलट लेता हूं यहाँ पर, ऐसा करता हूं, मैं इसको ले लेता हूं, 3 डिग्री का ही ले लेता हूं, झंझट ही खत्म। ये कार्बोकैटायन ले लिया मैंने। अब आप इस कार्बोकैटायन को घुमा लीजिए कैसे भी जैसे चाहें, इसके रेजोनेंस बना लो। वहां इथाइल लिया था, यहाँ इथाइल नहीं ले रहा हूं साहब, आपके अनुमान से मैं यहाँ घुमाऊं, या इधर वाला भी ले सकते थे, ये पॉसिबिलिटीज भी थी आपके पास में, है ना, उसे घुमा लेते, जहां मन करे और पोजीशन एग्जैक्ट हो वहीं घुमा दीजिए, परेशान नहीं होइए बस। ठीक है, इस पे अब H पॉजिटिव आ जाएगा। अब टोटल स्ट्रक्चर बना करके देख लीजिएगा, है ना, मेरे हिसाब से 9 स्ट्रक्चर देवजनी ने बता दिए हैं, 9 बनेंगे। तो आप एक नंबर याद रखना, इथाइल में, चलिए मैं पूरा इसका बना देता हूं, 9 नंबर बनेंगे। इथाइल में 3 बनते हैं, आइसोप्रोपाइल में 6 बनते हैं, 3 दूनी 6, 3 3 9, ऐसे करके चलता है, टेबल है, वो टेबल याद रखिएगा। इथाइल, आइसोप्रोपाइल और ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, 3 6 9 ये स्ट्रक्चर रहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको अगर मैं अगला बनाना चाहूं तो मैं अगला ऐसे बना सकता हूं, पॉसिबिलिटी है मेरे पास में। इस पे पॉजिटिव बना लो, डबल बॉन्ड ऊपर इधर वाला बना देते, कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसे बना लो, बड़ा बढ़िया है। जितने अल्फा, बिल्कुल एग्जैक्ट बात है लुबना, 100%। यहाँ पर H हो गया पॉजिटिव, ऊपर नीचे बना लो, ठीक है, कर लोगे। तो ऐसे स्ट्रक्चर जितने अब आपने यहां देखना है, फिर इसके बाद क्या बनेंगे, इसका बनाना पड़ेगा, फिर इसका बनाना पड़ेगा, सबके बनाने पड़ेंगे, 3 3 9, 9 स्ट्रक्चर हमारे पास, जितने अल्फा है 9 अल्फा है, तो 9 स्ट्रक्चर इसके बनेंगे। तो 9 स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, यहां लिख देता हूं 9 स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। तो ध्यान दीजिएगा, इसीलिए स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा रहती। भाई सिंपल सा एक एग्जाम्पल दूं मैं तुम्हें, एग्जाम्पल सुनना मेरा ध्यान से। ये मान लो एक सीधी गली है ऐसे करके, और ये गली ब्लॉक है, यहां पर पुलिस है और ये हमारा है चोर, ठीक, ये भाग रहा है। तो अगर कहीं पर भी ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं टर्निंग, तो अल्टीमेटली यहां पर जाके खत्म हो जाएगा, पकड़ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो उसका अल्फा हाइड्रोजन का मतलब जितने ज्यादा मूवमेंट हो जाएंगे, हाइड्रोजन जितने ज्यादा घूम जाएंगे, है ना, ऐसे करके जितने ज्यादा घूम जाएगा गली में, उतना ही इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। अब यहाँ चोर घूम रहा है तो हो सकता है पुलिस यहीं तक लौट जाए, तो पॉसिबिलिटी है। तो कहने का तात्पर्य है मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मोर डीलोकलाइजेशन दिखेगा, है ना, मोर अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, मोर इज द स्टेबिलिटी। ये सब ऑर्डर रहते हैं, वो आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं, याद मुझे केवल याद दिलाना, मैंने याद आपको दिला दिया, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। इसी के बाद कल
थोड़ा सा एक चीज आपको और बता देता हूँ, कल थोड़ा सा डाउट सूरज को था, वो भी निपटा देता हूँ। जैसे सूरज का कहना सर ये था कि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो मैं थोड़ा सा डाउट उनका भी है, और मैंने जो देखा है, समझा, किताबों को पलटा, तो उसमें मुझे जो नज़र में आया मैं बता रहा हूँ। बाकी लोग आप हैं, आप बताएंगे, ऐसा नहीं कि आप कोई छठे सातवें के बच्चे हो, आप खुद MSc होल्डर हैं। देखो, जैसे कंडीशन क्या थी इनका, कहना था सर यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, इसकी साइड वाइज ओवरलैपिंग में जब बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। मैं इनकी बात से कहीं ना कहीं तब सहमत हूं जब स्ट्रक्चर ये वाला हो जाए। जब स्ट्रक्चर ये वाला हो जाए तब मैं इनकी बात से 100% सहमत हो जाता हूं। उस समय हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही काउंट होती है, क्योंकि ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व तभी हो पाएगा जब ये साइड में रहेगा। लेकिन ये कंडीशन यहां पर यहां ध्यान दीजिए, ये चीज है। अब यहाँ पर तो रोहित जी आपको पढ़ा भी बिल्कुल नए स्टूडेंट के लिए तो नया ही है ना, बिल्कुल 100% ये पूरा टॉपिक नया है, इसलिए आप परेशान ना हो। बिल्कुल आपको मैं पूरा समझा रहा हूँ, लीव नहीं कर रहा हूँ कहीं पर से भी। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं छोड़ दे रहा हूँ कहीं पर। ठीक, तो अब अगर मैंने इसको यहाँ लिया तो इस बॉन्ड को मैं यहाँ लाया हूँ, तो यानी कि नेगेटिव साइन मुझे यहाँ दिखाना पड़ेगा। और ये अब इसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन काउंट आती है तो हाइब्रिडेशन काउंट मेरे हिसाब से अब sp2 आएगी, sp2 आएगी। हाँ, अब दूसरी चीज ये है कि रेजोनेंस, अब यहाँ पर हम लोग ये नहीं दिखा सकते हैं कि मूवमेंट दिखा दे इलेक्ट्रॉन का, पॉसिबिलिटी नहीं, यहीं पर छोड़ देना पड़ेगा, यहीं पर छोड़ देना पड़ेगा। इसके बाद मुझे रोटेशन नहीं दिखाऊंगा मैं, इसका रोटेशन नहीं दिखाऊंगा मैं, समझाने के लिए आपको बताऊंगा कि यहाँ अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है, ये अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर मुझे दिखाना पड़ेगा तो ये बताना पड़ेगा कि ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्डिंग करने के बाद सिचुएशन अपनी ऐसी क्रिएट कर लेते हैं, पॉसिबिलिटी है। अब ये बॉन्ड यहीं पर रोटेट करेगा, ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी आ सकता है, ये यहीं पर रोटेशन देगा, इसीलिए इसमें sp2 काउंट की जाती है। ये इलेक्ट्रॉन अंदर इन्वॉल्व नहीं करेंगे, आप इस बात से मैं उनकी सहमत हूं, और इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन sp2 तब बोला जाएगा, तब बोला जाएगा। ये चीज मैंने नोट की है। बाकी अगर आपको कहीं लगता है कोई चीज कि सर इसमें ये चीज और बढ़नी चाहिए, मेरे हिसाब से तो यही है कि ट्राइफिनाइल मीथेन में जो कार्ब एनायन बनता है, उस कार्ब एनायन में स्पेशल टाइप की हाई ओवरलैपिंग देखी गई है। जो ओवरलैपिंग ये इन्फॉर्म करती है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो साइड पाई बॉन्ड के या पी ऑर्बिटल के लोब में चले जाते हैं, इसी वजह से वो स्टेबल बन जाता है, जबकि इसके रेजोनेंस यानी कि sp3 के इलेक्ट्रॉन sp2 में नहीं जा सकते। ये बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है ना। मैंने जो किताब देखा, देखिए सूरज जी यहाँ पर केमिस्ट्री है, मैं कभी आपने नोटिस करा होगा मैं उस तरीके का इंसान नहीं, मैंने जो बोल दिया ठीक है। अगर मुझे लगता है कि कहीं पर डाउट होता है मुझे, तो मैं तुरंत अपने आप से कहता हूं कि नहीं, मैं आपसे कल बात करूंगा और कल दिखाऊंगा, आपको देख करके बताऊंगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि स्टडी है यहाँ पर। ये नहीं होता है कि नहीं साहब मैं जिद्दी हूँ, मैं यही कर सकता हूँ, मैं पॉसिबिलिटी, ये सब चीजें ना मैं लाइक करता हूँ। नॉर्मली कार्बोनाइन sp3 होता है, बिल्कुल 100%। ठीक है, नॉर्मली sp3 ही होता है। नॉर्मली मैंने बताया था कि कार्बोनाइन sp3 ही होता है। जी हाँ ठीक है सूरज, उसमें एलाइल में भी वही है, कंडीशन है। ठीक, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, यहाँ पर कोई बहस करने का मुद्दा नहीं है, काम भी नहीं मेरा बहस करूँ मैं। चलिए दूसरी बात, ये सब टॉपिक हमने अब डिस्कशन कर लिए हैं। यहाँ पर एक टॉपिक और इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है स्टेरिक हिंड्रेंस। और स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ कहाँ पैदा हो जाती है वो भी मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि ये सब टॉपिक आपको परेशान नहीं करें आगे, इसीलिए मैं सब ये चीज़ें, यानी
हेडिंग बना लेता हूं आपकी स्टेरिक इफेक्ट या स्टेरिक हिंड्रेंस, जो भी बनाना चाहूं। तो यहां पर एक हेडिंग देता हूं, नाम स्टेरिक इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस। बिल्कुल सही है, लाइल में भी वही है। तो यहां लिख देता हूं स्टेरिक हिंड्रेंस या फिर आप स्टेरिक इफेक्ट भी बोल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरा, इसको आप इनहिबिशन भी बोल सकते हैं, इनहिबिशन भी बोल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट। और पीजीटी लेवल पर, चाहे वो एमपी पीजीटी हो, चाहे बिहार पीजीटी हो, चाहे यूपी पीजीटी हो, किसी भी पीजीटी में ये क्वेश्चन तय है, लगभग आ ही जाता है ना। तो आपको मैं एक चीज ये बताता हूं, जब बल्कि ग्रुप एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री के अंदर एक दूसरे को रिपेल करने की, डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, तो उसे बोलते हैं स्टेरिक इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ध्यान से देखिएगा, व्हेन बल्कि ग्रुप repel to each other in such a way that they occupy maximum distance and minimum repulsion। ठीक है, यानी कि जो बल्कि ग्रुप होते हैं वो एक दूसरे को इस तरीके से रिपेल करते हैं कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस को आप ऑक्यूपाई कर लें। तो ये आखिरकार है क्या? ये है कि जो क्राउडिंग हो जाती है ना, वो जो क्राउडिंग इलेक्ट्रॉन की होती है, वही क्राउडिंग इलेक्ट्रॉन की जो बल्कि ग्रुप के चारों तरफ होती है, वो स्टेरिक हिंड्रेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। तो यहां लिख देता हूं crowding of electrons around bulky group. Crowding of electrons around bulky group is responsible for steric hindrance। सही लिखा है मैंने? बताइए, सूरज, भावना, दीक्षा, लुबना, नेहा, नीलम, जो भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो बताएं कि सेंटेंस मैंने सही लिखा हुआ है। इसी को स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। अब मान लीजिए मैंने ये ग्रुप लिए दो ग्रुप लिए, ठीक है। कहां ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस महसूस होगा? कहां ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस महसूस होगा और कहां स्टेबिलिटी, कहां कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा और ज्यादा स्टेबिलिटी होगी? दोनों को मैंने बना दिया। दोनों में आप मुझे बताएंगे कहां मोर स्टेरिक हिंड्रेंस है, कहां लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है। ये हो गया आपका। मेरे हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो ये एरिया जो है, ये वाला, ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करने की कोशिश करेगा, 100% करेगा। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल नहीं करेगा, क्योंकि ये अपोजिट है ना। तो अगर मैं कहता हूं, ये यहां पर मैं बोल देता हूं मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, और यहां बोल देता हूं लेस स्टेरिक हिंड्रेंस।
ठीक है। यहां बोल देता हूं लेस स्टेबल, और यहां बोल देता हूं मोर स्टेबल। ये एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं पेपर में, ठीक है। यहीं पर अगर मैं आपसे बात करता हूं, अगर मान लीजिए SN2 रिएक्शन कहीं पर चल रही होती है, तो SN2 रिएक्शन की भी यही कंडीशन होती है कि स्टेरिक हिंड्रेंस वहां भी रहती है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम कहाँ होगी? सबसे कम मिथाइल में होगी, फिर इथाइल में थोड़ी और ज्यादा हो जाएगी, फिर आइसोप्रोपाइल में। तो इसका मतलब है SN2 रिएक्शन में स्टेरिक हिंड्रेंस की कंडीशन क्या है, यानी कि हेडिंग बना देता हूं छोटा सा, स्टेरिक हिंड्रेंस इन SN2। अगर SN2 में चलता हूं तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस आपको इसमें मिलेगी, इससे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस आपको इसमें मिलेगी। जितना ग्रुप बल्कि होता चला जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें मिलेगी। ये तीनों मानेंगे नहीं किसी कीमत पर, ये लड़ेंगे झगड़ेंगे जरूर। तो यहाँ पर केवल यही एक ही मिथाइल ग्रुप है ना। यहाँ पर पूरा आपको ये ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये है, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड 3 आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से, ये एक दूसरे को रिपेल करते हुए दिखाई देंगे। तो इसमें ध्यान दीजिएगा। अब स्टेरिक हिंड्रेंस कभी कभी कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हो जाती है। बोले यार अनुज सर कहाँ कहाँ से एग्जाम्पल आप अजीब अजीब से बढ़ाते रहते हो। तो स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब अगर मैं देखें तो एस्ट्रिफिकेशन में भी होती है। तो यहाँ लिख देता हूँ स्टेरिक हिंड्रेंस इन एस्टरिफिकेशन। ये सब आएगा, मैकेनिज्म में है। आज मैं कंप्लीट करूंगा आज, तो मेरा मन है कि मैं आपको ये सब पढ़ा दूं। दिल मेरा यही कहता है कि आपको क्या से क्या पढ़ा डालूं, लेकिन वही बात है, कुछ बंधन कुछ समस्याएं ऐसी रहती हैं जिनके तहत चलिए, ये मैंने स्टेरिक हिंड्रेंस एस्ट्रिफिकेशन में बता दिया आपको कैसे करना है। सबसे कम एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर देखोगे आप तो ये फॉर्मिक एसिड में है ही नहीं, ग्रुप ही नहीं। इसके बाद आ जाएगा, इसमें थोड़ा एक ग्रुप आ गया, बढ़ गया। इसके बाद एक इसमें R लगा लो, बल्कि RCH2 कर दो, इसे और बढ़ा दो। जितने आप अल्काइल ग्रुप बढ़ाते चले जाओगे उतनी ही बल्कीनेस बढ़ती चली जाएगी, जितने अल्काइल ग्रुप घटाते चले जाओगे उतनी ही बल्कीनेस घटती चली जाएगी। सिंपल सा फंडा है, वो आपको पता होना चाहिए। ये हो गया आपका C सिंपल, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, है ना। अब अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूं कि ये कंपाउंड हमारे पास में है ना। अगर एक नाम मैं आपको बताऊंगा, ये कंपाउंड मैंने लिया, क्या यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी? क्या यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी? यहाँ पर मैंने मिथाइल ग्रुप ले लिया, ठीक है, इसको मैंने रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराया। ठीक, रिएक्शन किससे कराना है चलो बता देता हूँ। इसकी रिएक्शन C2H5OH से कराता हूँ, H पॉजिटिव, मतलब इसका एस्ट्रिफिकेशन कराता हूँ। बताइए एस्ट्रिफिकेशन होगा नहीं होगा? एस्ट्रिफिकेशन होगा नहीं होगा? अच्छा, स्टेरिक हिंड्रेंस का ऑर्डर स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया, ठीक है, आप सही कह रहे हो सूरज। स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा इसके अंदर आएगी, मैंने ऑर्डर में लगाते समय ध्यान नहीं दिया है, ठीक है, आपने सही टोका। स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती, मैंने एरो उल्टा लगा दिया है, ये ऐसे लगना चाहिए, ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये स्टेरिक हिंड्रेंस का बढ़ता हुआ ऑर्डर है। सुनिएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस का बढ़ता हुआ ऑर्डर है और एस्टर का घटता हुआ हो जाएगा, एस्ट्रिफिकेशन का घटता हुआ हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम ये कर दूं, नहीं तो कंफ्यूजन बनेगा, इसे भी मिटा दूं, नीचे लिख देता हूं, एरो लगा करके लिख देता हूं। मुझे लगता है ये डाउट बनाएगा, इसीलिए मुझे लगा कि एरो लगा के लिख देना ही ज्यादा बेटर रहेगा, वो ज्यादा बेटर है। यहां लिख देता हूं
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। अब बताओ सूरज, अब सही रहा ना, न तुम्हारी न मेरी, कॉमा लगा दिया मैंने। झंझट ही नहीं रखा। बताइए अब, इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टेरिक इफेक्ट का हो गया और डिक्रीजिंग ऑर्डर रेट ऑफ फॉर्मेशन एस्टर का हो गया, है ना। तो ये चीज हो गया, बस ये है। यहां पर इसका जवाब दीजिए, ये पेपर में पीजीटी में आ सकता है। हाँ, तो यहां लिख देते हैं नो एस्ट्रिफिकेशन। नो एस्ट्रिफिकेशन लिख दिया मैंने, ठीक है। अब अगर मान लो मैं ये कहूं, पेपर में आ जाए ऑप्शन, नहीं होगा एस्ट्रिफिकेशन मिथाइल ग्रुप के हिंड्रेंस की वजह से। हाँ, लिख देता हूं ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप। ये इस ग्रुप को हिंडर कर रहा है, इस ग्रुप को, ये दोनों पास पास लगे हुए हैं। नहीं होता है, डिफिकल्ट का मतलब हुआ कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए हम यहां पर ऑप्शन में आएगा नो लिखा जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट। लेकिन इसका प्रोडक्ट बनता है। अब अगर OH लगा लोगे तो हो जाएगा, OH उतना बल्कि नहीं होता है। एक मिनट, एक इंपॉर्टेंट कॉल है, जरा रिसीव। तो यहां पर आप लगा लोगे तो एस्ट्रिफिकेशन यहां पर हो जाएगा, संभावना है। अब मैंने ये कंपाउंड लिया, बताओ कोई लोग, ये लिया और यहां पर मैंने CH3 लिया, यहां पर भी मैंने वही इथेनॉल डाला। अब बताओ होगा नहीं होगा, ऑप्शन बताइए, होगा या नहीं होगा। इस समय यहां पर मान लीजिए पेपर में ऐसे ही आया, ना तो सिस दिया है ना ट्रांस दिया है। सीमा भावना, यहां पर ना तो सिस दिया है ना ट्रांस दिया है, पेपर में दिया ही नहीं है कुछ। तब आप बात करिए। अभी तो आपको बताऊंगा मैं सिस ट्रांस, तो बात की बात है। पहले पेपर में ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो आप क्या करेंगे, मैं बात यहां कर रहा हूं। पेपर वाले से आप नहीं पूछ पाएंगे ना कि सर ये सिस है ट्रांस है, तो इसलिए यहां पर होगा, क्योंकि यहां पर मान के चलिए मिनिमाइज हो जाता है ना, यहां पर मिनिमाइज हो जाता है। तो यहां पर लिख देता मिनिमाइज स्टेरिक इफेक्ट, या नो स्टेरिक इफेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो प्रोडक्ट यहां बन जाता है। अब अगर मान लीजिए थोड़ी सी कंडीशन ये भी मैं पैदा करता हूं, थोड़े अजीब अजीब से एग्जाम्पल लाता हूं जो आपको पेपर में मदद करेंगे, क्योंकि मैं एग्जाम्पल से ही समझाने की कोशिश करूंगा। अगर सिस पे होगा तो भावना नहीं होगा, ट्रांस पे होगा तो होगा, लेकिन यहां पर कुछ नहीं दिया है तो माना जाएगा कि वो सिस ही है। जब कुछ नहीं होता है, ट्रांस वाली कंडीशन ही अलग होती है।
ये मान लो मिथाइल ग्रुप मैंने लगा दिया, ये मैंने मिथाइल, बहुत ही हाई स्टैंडर्ड पर जाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। जो स्ट्रक्चर ये मैंने ना तो किसी 9 बजे वाले बैच में पढ़ाए थे टीचमेंट पर, ना यहाँ पढ़ाए, ठीक है। ये बताइए, अब मैं चाहता हूं कि इसकी रिएक्शन जो है वो C6H5N डबल बॉन्ड N पॉजिटिव से कर दूं, ठीक है। क्या कपलिंग करेगा या नहीं करेगा? कपलिंग होगी या नहीं होगी? इसमें कपलिंग रिएक्शन होगी या नहीं होगी? तो यहां लिख देता हूं नो कपलिंग, ठीक। एक्चुअल में होगा क्या, स्टेरिक इफेक्ट यहां पर जो है वो रेजोनेंस को रोक देगा, स्टेरिक इफेक्ट रेजोनेंस को रोक देगा और बेसिक करैक्टर को यहां पर बढ़ा देगा, ठीक है। स्टेरिक इफेक्ट है, नो कपलिंग, वो आप समझ गए। अब अगर आपसे कहा जाए, ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि इसके कंपैरिजन में मान लो मैंने यही ग्रुप लिया, केवल नीचे वाले मिथाइल हटा दिए, नीचे वाले मिथाइल, सपना एग्जाम्पल सही लग रहे हैं तुम्हें? अच्छे एग्जाम्पल लग रहे हैं? अब ये ले लिया मैंने, अब इस पे मैंने कराने की कोशिश की, तो क्या यहां संभावना है कपलिंग? यहां हो जाएगा, कपलिंग यहां पर हो जाएगा। तो यहां पर लिख देता हूं कपलिंग टेक्स प्लेस। ये सूरज देख लो, एग्जाम्पल आ जाएंगे 100%। ऐसे एग्जाम्पल आपको ढूंढना पड़ेंगे। अब दूसरी बात, यहां ये हो जाएगा मोर बेसिक, और ये हो जाएगा आपका लेस बेसिक। ये बात भी आपको दिखाई देना चाहिए। पैरामिथाइल बेंजोइक में हो जाएगा, उसमें हो जाएगा, उसमें सीमा हो जाएगा, उसमें पॉसिबिलिटी है। यहाँ नो रेजोनेंस, इसमें अगर मैं आपने एग्जाम्पल बोला है सीमा, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर मिथाइल लगा दिया। अब अगर मैं इसका कराऊंगा एस्ट्रिफिकेशन तो हो जाएगा, तो यस आएगा आंसर, है ना, बनेगा, एस्ट्रिफिकेशन होगा पैरा पोजीशन, ठीक। चलिए ये एग्जाम्पल्स भी ले लिए। अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए और टिपिकल की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल लिया एक CH3 CH2 N, फिर यहां पर लिखा मैंने CH2, यस लिख दिए। नहीं, ऐसा नहीं है, फर्स्ट वाला लेस बेसिक नहीं होगा। सेकंड, उसका रीजन मैं बता देता हूं देवजनी। फर्स्ट वाला लेस बेसिक नहीं होगा, वो मोर बेसिक होगा, क्योंकि यहां रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन्वॉल्व इन, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। और यहां रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस। हेलो, हाँ जी, कौन? हाँ सर, बोल रहे कि पीजीटी का टेस्ट सीरीज चल रहा है क्या? झारखंड पीजीटी का टेस्ट सीरीज। हाँ चल रहा है, लेकिन मैं इस समय बैच पढ़ा रहा हूँ, मैं आपसे बात करूंगा अभी 1 घंटे बाद, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पे। चलिए दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो मैं ले रहा था उसको देखिएगा। ये मैंने एग्जाम्पल लिया, इसके बाद एग्जाम्पल में नीचे भी लगा देता हूं यही ग्रुप। अब मैं चाहता हूं
कि इसके पास तो लोन पेयर है, आपको पता है सूरज, बताओ। अब मैं BF3 नहीं लिखता हूं, अब मैं ये लिखता हूं, ग्रुप खतरनाक लगाता हूं, हाँ, ट्राई मिथाइल बोरेन लिख दिया। बताओ प्रोडक्ट जो बनेगा वो स्टेबल ज्यादा होगा या कम होगा। मान लीजिए ये इसे इलेक्ट्रॉन देगा कि भाई जाओ ले लो हमसे इलेक्ट्रॉन, प्रोडक्ट बनाओ, तो प्रोडक्ट तो ये बना ही लेगा। सूरज, फर्स्ट में रेजोनेंस इसलिए नहीं होगा, अगर रेजोनेंस हो जाता, ये इतने सपोर्टिव ग्रुप लगे हैं, इतने सपोर्टिव लगे हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये बेंजीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पा रहा। अगर रेजोनेंस इन्वॉल्व हो जाता तो ये कपलिंग शो कर देता, अगर इलेक्ट्रॉन अंदर चले जाते तो फिर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देता। ये अंदर जा ही नहीं पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। यहां पर बताइए कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो ये बनेगा, देखिए ध्यान से। ये बताइए जो प्रोडक्ट बना है, ये मैं बना रहा हूं प्रोडक्ट, ये स्टेबल होगा नहीं होगा? ये क्वेश्चन है सब, ये ना समझना अनुसार पढ़ा रहे हैं, ये सब क्वेश्चन है। यहां पर पॉजिटिव है, पता लगा बोले साहब आप तो पढ़ा रहे थे, अरे नहीं, क्वेश्चन भी करा रहा हूं साथ के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक कंपाउंड है, ठीक है। दूसरा आपको एक और देता हूं एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं ये भी दिए दे रहा हूं आपको। बताओ दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? बताओ दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? मोर स्टेबल ये होगा, ठीक है, और लेस स्टेबल ये है ना। बढ़िया एग्जाम्पल यार, इतने बढ़िया एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए। तो ये सब चीजें हैं, बाकी कुछ जैसे रेजोनेंस अभी बचा है बताऊंगा। देखिए जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स कराऊंगा उतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। सीरीज तोड़ूंगा बस 2 मिनट के लिए, फिर क्वेश्चंस कराता हूं आपको, ठीक। इसके आगे फिर पढ़ा दूंगा, कोई टेंशन ना लीजिए। कल एल्कोहल फिनॉल्स का टेस्ट है, कल एल्कोहल फिनॉल्स का टेस्ट है, और रीजन बता दिया मैंने, रीजन साफ दिखाई दे रहा है कि स्टेरिक हिंड्रेंस पढ़ा रहा हूं यार, स्टेरिक हिंड्रेंस सूरज भाई पढ़ा रहा हूं, साफ दिख रहा है। स्टेरिक स्ट्रेन मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर स्टेरिक स्ट्रेन कम है क्योंकि बल की ग्रुप लगे हुए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ब्रेक ले रहा हूं, इसके बाद क्वेश्चंस कराऊंगा। कल अल्कोहल फिनॉल ईथर का टेस्ट है, और टेस्ट की टाइमिंग रात में ही होगी 9 बजे। दिन में नहीं रख रहा हूं टेस्ट, हमेशा रात में ही रखता हूं 9 से 10। कारण ये होता है कि अधिकतर लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए पर्पजली, वरना दिन में कोई टेस्ट जल्दी देगा नहीं, क्योंकि मान लीजिए बहुत सारे लोग, संडे भी है, मार्केट भी जाना, ये जाना है ना। चलिए ठीक, कल हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी मैं क्वेश्चंस आपको 15 से मतलब जो है करीब करीब 20 से 25 क्वेश्चन करा दूं, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। ओके, मिलते हैं 5 मिनट के बाद। कल क्लास नहीं लेंगे, कल केवल टेस्ट होगा।